कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में अगर आप भी कमोडिटी में कोई ट्रेड करते हैं या अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो फोन उठाइए और सवाल जरूर पूछिए। नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 02223001634 या फिर एक और नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 02223001635। आपके टेलीविजन सेट्स पर नंबर है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं कुंवर जी के रवि देओरा और ट्रस्ट लाइन के राजीव कपूर हमारे साथ है। रवि जी और राजीव जी, आप दोनों का स्वागत करते हैं कमोडिटी शो में। और यहाँ पर सबसे पहले रवि बने हुए हैं, इसलिए सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की चाल के बारे में सबसे पहले बात करें तो हमने देखा कीमतों में एक बार फिर से उबाल आ चुका है। कच्चे तेल का भाव $123 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है, जो कि 3 महीने की ऊंचाई पर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको बता दी कि एक हफ्ते में ब्रेंट क्रूड के भाव में करीब 9% की तेजी आई है। अब आग बबूला कच्चा तेल क्यों हुआ है, उसकी कुछ बड़ी वजह है जिसमें अचानक से हमने देखा ये एक बहुत बड़ा उछाल दामों में नजर आया है। सबसे पहले ईयू में रूस के तेल पर इंपोर्ट प्रतिबंध पर आखिरकार सहमति बन गई है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रिगर है कच्चे तेल के उबाल के पीछे। रूस से तत्काल इससे 75% इंपोर्ट प्रभावित होगा और साल के अंत तक हम देखेंगे 90% रूसी तेल पर रोक लगेगी। समुद्री रास्ते से जो तेल आता है उस पर प्रतिबंध लगेगा, लेकिन फिलहाल जो पाइपलाइन से जो सप्लाई जारी है वो जारी रहेगी। तो पाइपलाइन से रूसी तेल इंपोर्ट में किन किन जो देश है वहां पर असर पड़ता है? हंगरी है, चेक गणराज्य है और स्लोवाकिया है। ये 3 मेन कंट्रीज है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हमने देखा जो कच्चे तेल में उबाल हमें देखने को मिला है। सबसे पहले क्रूड की बात करें रवि जी, तो हमने देखा 3 महीने के ऊपरी स्तर पर दाम पहुंच चुके हैं। आगे क्या अनुमान लगा रहे हैं, कितने दाम और बढ़ सकते हैं? जरूर से आपने फंडामेंटल के एक विस्तृत चर्चा की, पर्टिकुलर यूज ऑन रशिया के बिटवीन जो तनातनी पड़े हुए, इससे लग रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट प्राइसेस को मिला है। उसके अलावा एडेड रीजन है कि जो सुबह शंघाई में पार्शियली अनलॉकडाउन की प्रोसेस चालू हुई और उसके साथ साथ बात करें तो चीन ने आज अपनी जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी डिक्लेयर की, जिसमें चीन ने बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल का आयात करने के लिए उन्होंने एक बिल पेश किया और शायद ये कैबिनेट में पारित भी हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा बायर चाइना भी होगा एंड वो रशियन क्रूड का होगा। तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से ओपेक की मीटिंग है, ओपेक भी राजी नहीं है, ओपेक भी अभी रेडी नहीं हुआ है कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाए। तो ये सारे सेंटिमेंट को अगर हम इकट्ठा करें तो प्राइस में तेजी बनी रह सकते हैं। वैसे भी 122 का इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस क्रॉस करके ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है 128 130 तक के लेवल ब्रेंट में देखने को मिल सकते हैं। अगर डोमेस्टिक प्राइसेस की बात करें तो रुपये का एक एडेड सपोर्ट प्राइसेस को मिल सकता है। 9150 9170 के बिटवीन क्रूड में बाय पोजीशन बनानी चाहिए। जब तक 9000 के ऊपर प्राइसेस है, मुझे लग रहा है तेजी का ट्रेंड जारी रह सकता है। अपर साइड ये मानना चाहिए कि 9400 तक के लेवल आपको 1 से 2 वीक में देखने चाहिए। बिल्कुल। अब हमारे साथ ट्रस्ट लाइन के राजीव कपूर साहब भी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, क्रूड पर ही चर्चा कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। आपकी नजर में इंट्राडे के लिहाज से शॉर्ट टर्म बिल्कुल क्रूड पर क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? देखिए, ऑयल अगर मैं नाइमेक्स की बात करूं तो $115 के ऊपर आई थिंक 2-3 महीने के बाद आज से ट्रेड होना शुरू हुआ है और सस्टेन भी कर रहा है बाजार। और इंडियन मार्केट में भी 9000 का एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस था जिसे बाजार ने आज अपर साइड में ब्रेकआउट किया है। मुझे लगता है इंट्राडे के लिए अगर बाजार यहाँ से 50 से 60 पॉइंट का करेक्शन भी देता है, मतलब 9160 के आसपास दाम मिलते हैं, तो खरीदारी का ट्रेड बनेगा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। 9070 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 9300 के लाइकलीहुड टारगेट्स हैं जो कि आज रात के सत्र में या सुबह के सत्र में अचीवेबल दिखते हैं। बिल्कुल, ये तो चलिए क्रूड पर बात हुई। अब जरा मेटल काउंटर का भी रुख कर लेते हैं। यहां पर हमने देखा चमक लौटी है। जिंक करीब 1 महीने की ऊंचाई पर है, एलएमई निकल 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है, 4 हफ्ते की ऊंचाई पर कॉपर भी है
और 10 दिनों में बेस मेटल से हमने देखा है 10 से 20% की रिकवरी देखी गई है और सप्लाई में कमी, मांग में तेजी की उम्मीद भी है। एलएमई वेयरहाउस में एल्यूमिनियम इन्वेंट्री 21 साल में सबसे कम है और जिंक और निकल की इन्वेंट्री 2 साल के निचले स्तर पर देखी जा रही है। और साथ ही साथ चीन में क्योंकि लॉकडाउन में ढील से मांग बढ़ने की भी उम्मीद है और हाँ, डॉलर में कमजोरी और 6 हफ्ते के निचले स्तर पर क्योंकि है, उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं बेस मेटल्स में चमक लौटती हुई नजर आ रही है। मेटल काउंटर में आपका पसंदीदा रवि जी कोई? जरूर से जिंक मेरा पसंदीदा रहेगा, पर्टिकुलर जो इन बिटवीन वॉलेटिलिटी भी रही बेस मेटल्स में जिंक ने आउट परफॉर्म किया और इन्वेंटरी भी लोअर लेवल पर, चाइना अभी नेट बायर है और अच्छी तरह वो बाय कर सकता है। आई थिंक जिंक में 342 के 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के टारगेट के लिए आपको बाय करना है। 332 335-80 पे मेरा बाय का रिकमेंडेशन है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे असर देखने को मिलता है। कॉपर पे अच्छे मोमेंटम में हायर लेवल वो थोड़ा अनवाइंड ट्रेडिंग कर रहा है, पर 780 का सपोर्ट 75 के करीब स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे में बाय करना है। अपर साइड 790 तक के लेवल देखने चाहे तो ये कॉपर एंड जिंक जो चाइना के साथ काफी रिलेशन रखते हैं, चाइनीज डिमांड काफी मैटर करती है एंड एलएमई में इन्वेंटरीज भी थोड़े लोअर लेवल पे आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है 2 कमोडिटी में इंट्राडे के लिए बाय करना अच्छा रहेगा एंड प्रॉफिटेबल रहेगा। जी बिल्कुल। और इस बीच आपको बता दें जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं जनवरी से मार्च के, और जीडीपी ग्रोथ 4.1% पर दर्ज की गई है। जनवरी से मार्च के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आए हैं 2.5% से बढ़कर 4.1% जीडीपी ग्रोथ इस क्वार्टर में दर्ज की गई है और ये 2.5% से बढ़कर 4.1% पर आई है। और ये जो आंकड़े हैं उसमें माइनिंग सेक्टर ग्रोथ जो है -3.9% से भी है। ये जीडीपी ग्रोथ के अलग अलग सेक्टर्स के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। माइनिंग सेक्टर ग्रोथ में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उसके अलावा जो Q4 जीडीपी ग्रोथ है वो भी 2.5% से बढ़कर 4.1% पर आई है। और जैसा हमने आपको बताया जो फार्म सेक्टर ग्रोथ है वो 2.8% से बढ़कर 4.1% पर दर्ज की गई है। तो फार्म सेक्टर माइनिंग के लिहाज से बढ़त दर्ज की गई है। जो जीवीए ग्रोथ है वो 5.7% से बढ़कर 7.9% दर्ज की गई है। तो Q4 जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, 4.1% पर जीडीपी ग्रोथ पहुंची है। और ये जनवरी से मार्च Q4 जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े हैं जो हमारे सामने हैं। माइनिंग सेक्टर ग्रोथ में हमने एक अच्छी बढ़त देखी है, फार्म सेक्टर ग्रोथ में भी हमें बढ़त यहां पर देखने को मिली है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ हालांकि कम हुई है, 15.2% से घटकर -0.2% पर ये आई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रोथ में भी हमने कमी देखी है, 18.3% से घटकर ये 2% पर पहुंची है। और इसके अलावा जो डिटेल्स इस वक्त हमारे पास आ रही है, जैसा हमने आपको बताया कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वहां पर ग्रोथ घटी है, 18.3% से घटकर लगभग 2.3% पर आई है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ जो ये आंकड़े कहते हैं यहां पर भी कमी आई है, 15.2% से घटकर ये 0.2% पर आई है। चलिए अब कमोडिटीज पर जरा वापस रुख करें। तो अब सोने चांदी यहां पर भी जरा देखें यहां पर क्या कुछ एक्शन देखने को हमें मिल रहा है। सोने चांदी की चमक जरा फीकी नजर आ रही है क्योंकि हमने देखा एमसीएक्स पर जो सोना है 51,000 के नीचे फिसल गया है। जो एमसीएक्स पर चांदी है वो 61,400 तक लुढ़की है। माफ कीजिए। सोने में 150 और चांदी में 400 से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। कॉमेक्स पर सोना $1,850 के नीचे, तो कॉमेक्स पर चांदी लगभग $22 के नीचे हमें नजर आ रही है। फिलहाल सोने में क्या आउटलुक आप रखते हैं राजीव जी? शाम के सत्र के लिए क्या करें? देखिए सोना और जो डॉलर इंडेक्स है उसका आपस में थोड़ा नेगेटिव कोरिलेशन है। और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में पीछे गिरावट आ रही थी 105 के स्तर से डॉलर इंडेक्स 101 के स्तर तक नीचे तक फिसला, तो उसका फायदा पीछे गोल्ड को काफी मिला।
अभी हम देख रहे हैं कि आज थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है डॉलर इंडेक्स में। मुझे लगता है ये रिकवरी थोड़ी और बढ़ सकती है, जिसका नकारात्मक असर फिर से गोल्ड पर पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि गोल्ड में थोड़ी गिरावट आनी चाहिए। हमें लगता है 51,050 के पास इसमें बिकवाली कर सकते हैं, 51,250 के स्टॉप लॉस से, और 50,700 का ही लक्ष्य रखना है। थोड़ा सा नैरो मूवमेंट हो रहा है गोल्ड में, तो थोड़ा छोटे टारगेट से ही अभी ट्रेड करना है। बाजार ऐसा लगता है कि एक दायरे में है और ट्रेंड लेस मार्केट लग रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा ट्रेंड गोल्ड में निकलने वाला है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो थोड़ा छोटे टारगेट के लिए और इंट्राडे के लिए ही ट्रेड डालना है। बिल्कुल, चलिए बातचीत जारी रहेगी। कुछ कॉलर से भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कॉलर इस वक्त राजस्थान से राधेलाल गुप्ता हमारे साथ हैं। राधेलाल जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्कार सर, चांदी पर है। हेलो, चांदी पर आउटलुक चाहिए आपको? सर ये बिल्कुल बिल्कुल। 2 दिन से बाइंग अभी के लिए बिल्कुल, बोल रहे थे। हाँ, हाँ। ये चांदी पर बाइंग के लिए बोल रहे थे, तो बाजार मंदे हो गए, इसमें क्या होना है? 2 दिन से ये बाइंग के लिए बोल रहे थे। चांदी पर क्या स्ट्रैटेजी रखे? हाँ जी बिल्कुल, रवि जी। जरूर से 2 दिन में बाजार बढ़ा भी था। लास्ट से जिसने भी आपको दिया होगा वो स्टॉप लॉस के साथ और अच्छे टारगेट पे अचीव हुए होंगे। पर आज के दिन में थोड़ा बहुत डॉलर इंडेक्स में जो रिबाउंड देखने को मिला, तो उसका एक प्रेशर वहां पे है। तो मुझे लग रहा है कि 61,400 के करीब आज मिलता है, वहां पे एक बार सेल का कॉल लेना चाहिए। 62,000 के करीब स्टॉप लॉस लगाए, डाउन साइड 60,700 तक आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल मैं रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डाउन साइड 60,500 एंड अपर साइड 62,000, यही रेंज में प्राइसेस शॉर्ट टर्म में रह सकते हैं। भगवंत शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे साथ एक और कॉलर। भगवंत जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम 8,000 सोयाबीन कब होगा? 8,000 सोयाबीन कब होगा, रवि जी? 8,000 सोयाबीन में थोड़ा अभी टाइम लगेगा, क्योंकि आगे जब 8,000 गया था तब सारे एडिबल ऑयल प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे थे। अभी इंडोनेशिया से सप्लाई भी रिस्टोर हो चुके हैं एंड मॉनसून से भी अच्छे आसार है। तो मुझे लग रहा है कि अगर 73,700 तक के प्राइसेस आपको मिल जाए तो वहां पे एक बार आपको मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि शॉर्ट टर्म में प्राइसेस 8,000 जाएंगे, तो थोड़ा बहुत मुनाफा आपको 7,300 से 400 लेकर वहां पे एक बार बुक कर लेना एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। जी, अब हिसार से प्रवीण जी से भी बात कर लेते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है। प्रवीण जी, बताइए आपका क्या सवाल है? सरस्वती जी, जी फिर से बताएंगे? मैडम मैंने गोल्ड बाय किए हुए हैं 51,200 रुपए में, तो क्या स्टॉप लॉस ठीक रखूं है। उसका? गोल्ड 51,200 पे इनकी खरीद है। राजीव जी, स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं, क्या करें? देखिए, इसमें एक स्टॉप लॉस तो 50,700 का ही बनेगा, जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस में 50,500 का बनेगा। तो 50,500 का ये जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। अगर ये थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक के साथ बाय करके चल रहे हैं, तो 50,500 के टारगेट की तरह लेके चल, स्टॉप लॉस की तरह लेके चल सकते हैं। कॉलर से बात करते हैं। मोहम्मद जी हमारे साथ हैं इस वक्त, एक और कॉलर। बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल मैंथॉल पर, मैं मैंथॉल में हाजिर में खरीद करता हूँ। मुझे टेक्निकल हिसाब से मत बताइए, हाजिर के हिसाब से बताइए। दोनों एक्सपर्ट से पूछिए कि क्या इस साल हालात फंडामेंटल कैसे हैं मेंथा के, और क्या हालात है? 1500 दिखेगा नहीं दिखेगा? 3 साल से तो कुछ जो है कोई परफॉर्मेंस है नहीं इसकी खास। ओके, मोहम्मद फरहान जी का सवाल मेंथा ऑयल पे है। रवि जी? जरूर से मेंथा ऑयल एक रेंज में फंस चुका है। काफी सालों से ये एक रेंज नीचे 950 से लेकर ऊपर 1100 की रेंज में काफी सालों से फंसा है, क्योंकि वहां पे देखे तो सप्लाई की सिचुएशन ऑलवेज अच्छी रही है। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा बड़े टारगेट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यही रेंज में, ये टैपिड रेंज में रहेगा, क्योंकि वहां पे डिमांड को लेकर थोड़ा बहुत
परिस्थिति इतनी ज्यादा नहीं आ रही और एक टैपिड डिमांड और टैपिड सप्लाई के साथ एक कमोडिटी ट्रेड कर रही है। तो अगर आपको नया कुछ करना है, नई स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है, तो अभी 1040 से 50 लेके स्पोर्ट चल रहा है। 1010 के करीब जितने भी 1000 के जितने करीब मिले वहां पे आपको बाई का पोजीशन बनाना है। 970 का एक अच्छा लेवल सपोर्ट है, उसको ध्यान रखें। आप हाजिर में करते हो तो स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, बट ये लेवल का ध्यान रखें। अपर साइड मेरा ये मानना है 1100 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। राजस्थान से पवन हमारे साथ इस वक्त है। पवन जी, स्वागत करते हैं आपका। क्या सवाल है आपका? मैडम, ये गोल्ड 55,000 कब तक हो जाएगा? गोल्ड 55,000 कब तक हो जाएगा, राजीव जी? देखिए, गोल्ड को 55,000 होने के लिए काफी इसको फंडामेंटली काफी न्यूज का सपोर्ट चाहिए होगा, जिसकी अभी अभी कमी देखने को मिल रही है। जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वर्ल्ड वाइड, उसका भी नकारात्मक असर हम गोल्ड में देख रहे हैं। दूसरा, डॉलर इंडेक्स जो कि पीछे कमजोर होना शुरू हुआ था, वो वापस 101 के लेवल से फिर से रिकवरी पर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड 55,000 तो अभी फिलहाल थोड़ा दूर लगता है। और अगर फंडामेंटल्स में कोई एक ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, मतलब इकोनॉमीज में कमजोरी देखने को मिलती है, या कोई ऐसी न्यूज हो जिसमें फंडामेंटल्स इसके फेवर में आएंगे, तब हम इसमें एक रिकवरी देख सकते हैं। और उससे पहले इसमें 52,000 का एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस भी है। तो 52,000 के रेसिस्टेंस के ऊपर जब बाजार सस्टेन करेगा, तब इसमें कुछ थोड़ी उम्मीद जागेगी इसमें तेजी आने की। जिगर ठक्कर गुजरात से इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ है। बहुत स्वागत करते हैं आपका। क्या सवाल है? मैडम, हमारा 2 सवाल है। एक तो सुबह में जो 10 बजे का गोल्ड का आता है ना, वो अभी आता नहीं है। हेलो। अच्छा। और गोल्ड पे सवाल है कि गोल्ड में क्या करें आज के दिन के लिए। ओके, गोल्ड में स्ट्रैटेजी शाम के सत्र के लिए, रवि जी। जरूर से जो आगे बात हुई, जैसे डॉलर इंडेक्स में थोड़ा बहुत रिबाउंड है, एज वेल एज देखे तो थोड़ा इकोनॉमी को लेके पॉजिटिव न्यूज जो चाइनीज अनलॉकडाउन का आया, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रेशर वहां पे बना है। एंड ईयू ने जब ये सप्लाई रिलेटेड जो कंसर्न लेयर, ईयू का इन्फ्लेशन के नंबर्स जो आ जाए, इस हिसाब से लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स और बढ़ सकता है, क्योंकि यूरो वीक है। तो आई थिंक वहां पे आपको गोल्ड सेल करके चलना है। 51,050 के करीब एक बार शॉर्ट करके चले, 51,200 के करीब स्टॉप लॉस लगाए। डाउन साइड 50,700 तक के लेवल आपको शाम के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आज इंट्राडे में जाना है तो शॉर्ट करके चलना है। जी, राजेंद्र राजस्थान से एक और कॉलर हमारे साथ, उनसे भी करते हैं बात। राजेंद्र जी, स्वागत है। क्या सवाल है आपका? मेरा ग्वार सीड के ऊपर सवाल है मैम। मेरे पास ग्वार सीड है, तो ये कब तेज होएगा? 3-4 साल हो गए मेरे पास है स्टॉक में। ठीक है, ग्वार सीड पर सवाल है राजीव जी। देखिए, ग्वार सीड अभी तो एक दायरे में, मतलब बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो टेक्निकली भी एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है लगातार। ऊपर में 6300-6400 का एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेता है, और नीचे में मुझे लगता है कि 5700 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। और जिस तरह का मानसून का प्रोग्रेस है, उसके देखते हुए तो लगता है कि शायद ग्वार सीड में थोड़ा दबाव आने वाले समय में रहना चाहिए। अब डिपेंड करेगा कि किस तरह का मानसून स्कैटर होता है राजस्थान में। अगर बुआई क्षेत्र में ग्वार के अच्छा मानसून रहेगा तो मुझे लगता है कि दबाव थोड़ा और बढ़ सकता है, और वैसे में दाम जो है करीबन 5500 या 5400 तक नीचे में फिसल सकते हैं। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि थोड़ा डाउन आउटलुक जो है ग्वार का थोड़ा सा माइल्ड डाउनवर्ड लगता है मुझे। जी, एक और कॉलर से बात करते हैं। महाराष्ट्र से प्रताप हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? मैडम, गुड इवनिंग मैडम। मैंने जीरा बाई किया हुआ है मैडम 22,000 पे 5 लॉट। क्या करना चाहिए मुझे? जीरा पर सवाल है इनका, रवि जी, और साथ ही धनिया पर भी ये सवाल जानना चाह रहे हैं, क्या करें इस काउंटर में? जरूर सर, स्पाइसेस में थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर आया है, क्योंकि वहां पे डिमांड स्टॉकिस्ट की अभी भी नहीं आ रही। तो इस हिसाब से देखें तो एक लैकलस्टर मोमेंटम के साथ दोनों कमोडिटीज ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के करीब है
जीरा में मेरा ये मानना है कि 20,800 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन को होल्ड करें। एटलीस्ट आपके प्राइसेस के करीब एक बार टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैं 22,000 के लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो जब तक 20,800 ब्रेक नहीं होता आप अपने पोजीशन कैरी करें। धनिया में हायर लेवल से थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर देखने को मिला है, और ये अगर मॉनसून इवन रहा तो आई थिंक और प्रेशर आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। तो अगर 11,300 से 400 लेके प्राइस आते तो आप अगर फिजिकल ट्रेडर हो तो एक बार वहां पे अनवाइंडिंग कर देना है। अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो 11,300 से 400 एक सेलिंग का रेंज रहेगा, शॉर्ट करना है 11,700 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड धनिया में 10,500 तक के लेवल में शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करता हूँ। गुजरात से राजेश पटेल जी हमारे साथ है कॉलर। राजेश जी, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे कॉपर में सवाल है, कॉपर में शॉर्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कॉपर पर स्ट्रैटेजी राजीव जी। देखिए, कॉपर ने जो रिकवरी दिया था 764 के स्तर से, और उसके बाद हम लगातार इसमें हायर टॉप हायर बॉटम का एक फॉर्मेशन देख रहे हैं, और 782 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर बाजार ने आज ट्रेड किया और उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं 781 के पास। 776 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 786 रुपए का टारगेट रखना चाहिए। चलिए, अब एग्री वायदा पर भी जरा अगर नजर डालें, इस काउंटर में हमने देखा चौतरफा गिरावट रही है। ग्वार में हमने देखा 2 से 3% की तेज गिरावट है। ग्वार सीट पर थोड़ी चर्चा हुई थी 5800, ग्वार गम 11,200 तक लुढ़का है। मसालों में 1.5% तक की कमजोरी देखी गई है। हल्दी वायदा 7,900, धनिया वायदा 11,200 के नीचे, जीरा जो है 11,200 के नीचे लुढ़का, कॉटन केक वायदा 2,800 के नीचे फिसला है। आईएमडी ने मॉनसून का अनुमान भी जताया है और एक तरीके से हम देख रहे हैं एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट नजर आ रहा है पर्टिकुलरली इस काउंटर में। सबसे पहले रवि जी, आपसे हम एक राय लेना चाहेंगे। एग्री वायदा में कोई टेक, कोई सजेशन आपकी तरफ से, स्ट्रैटेजी कोई खास? जरूर से जो आपने फंडामेंटल बात किया, इसी फंडामेंटल को लेकर मैंने 2 स्ट्रेटेजीज आइडेंटिफाई की है। अगर बारिश जल्दी से महाराष्ट्र एंड गुजरात में एंटर करते तो मुझे लग रहा है कि कपास एंड टर्मरिक दोनों एक बड़े अच्छे सोइंग कैंडिडेट है, तो वहां पे थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का प्रेशर रहेगा। तो कपास खली मीन्स के कॉटन सीड ऑयल केक में सेल करके चलना है। 2760 का टारगेट रहेगा, 2858 के करीब एक बार स्टॉप लॉस लगा। सेकंड रिकमेंडेशन मेरा टर्मरिक में, वहां भी एक स्टॉकिस्ट की डिमांड की भी कमी है, साथ में अगर सोइंग के नंबर ठीक ठाक आते हैं मुनाफा वसूली का प्रेशर रहेगा। 800 के टारगेट के लिए टर्मरिक को शॉर्ट करें, 9,050 का स्टॉप लॉस लगाए। तो 2 कमोडिटी टर्मरिक एंड कोकोड दोनों में मेरी बिग वाली की सलाह। एक और कॉलर से बात करते हैं। काफी खान हमारे साथ इस वक्त है, स्वागत करते हैं। क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैं किसान हूँ जैसलमेर राजस्थान से। मेरे पास जीरा पड़ा है 50 बोरी, 1 महीने में क्या भाव देखने को मिलेगा? जीरे का भाव 1 महीने में, रवि जी आप समझना चाहेंगे? 1 महीने में मेरा ये मानना है कि आपको 21,700 से 21,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मैंने आगे भी जब बात किया, जीरा में लास्ट ईयर का प्रोडक्शन काफी लिमिटेड रहा था, तो मुझे लग रहा है कि जैसे सेल ऑफ खत्म होगा एक अच्छी रिकवरी दिखनी चाहिए। 20,800 का लेवल ध्यान में रखें और आप अपने पोजीशन को होल्ड करें। 21,800 के करीब अगर प्राइस मिलते हैं तो वहां पे आपकी पोजीशन में से 50% पोजीशन एक बार आप फिजिकल मार्केट में सेल करके उसमें से एग्जिट हो सकते हैं। राजीव जी इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, बहुत स्वागत करते हैं। क्या सवाल है आपका? हेलो जी पूछिए सवाल अपना। मेरा सवाल है मैडम, कैस्टर सीड और गुआर सीड में वो फंडामेंटल क्या है और आउटलुक 6 महीने का चाहिए मुझे। आउटलुक 6 महीने का कैस्टर सीड और गुआर सीड में, राजीव जी बताइए ने। देखिए, कैस्टर सीड तो मुझे लगता है कि आउटलुक इसका कैस्टर सीड का थोड़ा माइल्ड पॉजिटिव लगता है मुझे। अगर इसमें थोड़ा सा गिरावट आता है अराउंड 69,80,7,000 के पास, तो खरीदने का एक कैंडिडेट बनेगा ये। और गुआर सीड की जहां तक बात है, हमने पहले भी चर्चा की थी। गुआर सीड में मुझे लगता है कि थोड़ा माइल्ड बेयरिश आउटलुक लगता है। एक बार भाव जो है 5400-5500 तक नीचे में फिसल सकते हैं, और ऊपर में इसका जो दायरा है वो 6300 से 6400 लगता है मुझे।
जी बिल्कुल, अभी इतने ही कॉलर लेने का समय हमारे पास है, लेकिन हम जब एक बार फिर से शो लेकर आएंगे कुछ और कॉलर्स को शामिल जरूर करेंगे। फिलहाल आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए धन्यवाद। रवि देवरा जी और राजीव कपूर जी, बहुत थैंक यू आपको। और लाइव कॉलर शो में आज इतना ही, रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।